Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ, तो हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी और इससे पहले हमारी जितनी भी पॉलिटी की क्लासें हुई उन क्लासों में हमने हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अर्थात केंद्र सरकार के बारे में पूरा देख लिया। हमने केंद्र सरकार के 3 पार्ट जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देखा। उसके बाद हमने नीति आयोग देखा, महान्यायवादी देखा है, उसके बाद हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखा और हमने निर्वाचन आयोग देखा। इस प्रकार हमने बहुत सारे आयोग देख लिए, सरकार देख ली। ठीक, तो आज की जो क्लास होगी हमारी, जो केंद्र सरकार हमारा पूरा हो चुका है, तो अब हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो यहाँ पर स्पेशल फोकस होगा वह हमारा राजस्थान की राज्य सरकार के बारे में होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार की पहली क्लास में हम बात करेंगे सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। अगर आपने हमारी पॉलिटी की इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है तो पहले उन क्लासों को देखिए और उसके बाद आप राजस्थान गवर्नमेंट की क्लासें देखिए। तो उससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें जो है समझने में बहुत आसानी रहेगी। आप उन हर चीज़ को कंपेयर करके आराम से सीख सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान सरकार। जिस प्रकार हमने जब पॉलिटी की क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास जो हमारी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, तो हमने सरकार को 3 भागों में बांटा था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लियर, हमने सरकार को 3 भागों में बांटा था। पहला था व्यवस्थापिका, दूसरा था कार्यपालिका और तीसरा था हमारा न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग थे। उसी प्रकार वह तो थी हमारी केंद्र सरकार और उसी प्रकार राज्य में भी अपनी अपनी सरकार होती है। और राज्य की अगर सरकार को जिस प्रकार केंद्र में 3 भागों में बांटा जाता है, उसी प्रकार राज्य की सरकार को भी 3 भागों में बांटा जाता है। केंद्र में सरकार 3 भाग थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार राज्य में सरकार के 3 अंग में पहला अंग है विधानमंडल, दूसरा कहलाता है हमारा कार्यपालिका और तीसरा कहलाता है राज्य की न्यायपालिका। अर्थात राज्य की जो सरकार होती है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहली राज्य का विधानमंडल होता है, दूसरा राज्य की कार्यपालिका और तीसरा राज्य की न्यायपालिका होती है। अब बात करें सबसे पहले तीनों के कार्यों की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधानमंडल की कि विधानमंडल क्या कार्य करता है। जिस प्रकार केंद्र में व्यवस्थापिका कार्य करती है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल कार्य करता है। और व्यवस्थापिका का कार्य हमने देखा था, क्या देखा कि देश के लिए कानून का निर्माण करना। उसी प्रकार राज्य के लिए जो विधानमंडल होता है, अर्थात जो केंद्र में व्यवस्थापिका होती है उसे ही राज्य में विधानमंडल कहा जाता है। और विधानमंडल का राज्य में काम क्या है? राज्यों के लिए कानून का निर्माण करना। क्या करना? राज्य के लिए कानून का निर्माण करना, पहला कार्य विधानमंडल का। दूसरी बात करें कार्यपालिका के कार्यों की, तो कार्यपालिका का कार्य है जो कानून विधानमंडल ने बनाए हैं राज्य में, राजस्थान में जो कानून विधानमंडल ने बना दिए उस कानून को लागू करवाना कार्य किसका है? कार्यपालिका का कार्य। तो हमने यहाँ पर विधानमंडल का कार्य देखा, हमने कार्यपालिका का कार्य देखा। बात करते हैं न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका का कार्य क्या है? राज्य सरकार, राजस्थान में जो कानून बनाए हमने, जो विधानमंडल ने कानून बनाए हैं उस कानून का जनता से क्या करवाना? पालन करवाना। क्या करवाना? जनता से पालन करवाना। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान की अथवा किसी भी राज्य की सरकार देखें तो हर राज्य की सरकार को 3 भागों में बांटा जाता है। अर्थात प्रत्येक राज्य की सरकार के 3 पार्ट है, 3 अंग है। पहला विधानमंडल कहलाता है उस राज्य का, दूसरा राज्य की कार्यपालिका और तीसरा राज्य की न्यायपालिका। विधानमंडल का कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना, जो कानून विधानमंडल ने बनाए उस कानून को क्या करना? लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य है लोगों को कानून का पालन करवाना। तो हमने यहाँ पर सरकार के 3 अंग और 3 अंगों के अलग अलग कार्य देखे हैं। हम सबसे पहले आज जो सरकार का जो पहला पार्ट है, सरकार का जो पहला अंग है विधानमंडल, क्या है पहला अंग? राज्य विधानमंडल अथवा विधानमंडल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार हमने देखा कि केंद्र में व्यवस्थापिका होती है ना, और व्यवस्थापिका का कार्य क्या है कि देश के लिए कानून बनाना। उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? राज्य का विधानमंडल होता है। और राज्य का विधानमंडल का कार्य क्या होगा? राज्य के लिए कानून बनाना। क्या होगा? राज्य के लिए कानून बनाना। अर्थात इनकी जो सीमा होती है सिर्फ एक राज्य तक सीमित होती है, पहली बात। अब बात करते हैं राज्य के विधानमंडल की, तो देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिका अथवा विधायिका कहलाती है, जिसे प्रत्येक देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये हमने इससे पहले वाली जो पॉलिटी की फर्स्ट क्लास थी उसमें देखा था कि देश में जो कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था है हमारे देश की वो होती है व्यवस्थापिका, जिसे विधायिका भी कहते हैं। और उसके प्रत्येक देश में अलग अलग नाम होता है। और भारत की जो विधायिका अथवा व्यवस्थापिका है उसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। तो यह व्यवस्थापिका केंद्र और राज्य स्तर पर अलग होती है। अर्थात कानून बनाने वाली जो संस्था है वह केंद्र स्तर पर अलग होती है और राज्य स्तर पर भी अलग होती है। केंद्र पर तो इसको संसद कहा जाता है हमारे देश में, और राज्य स्तर पर इसको क्या कहा जाता है? राज्य का विधानमंडल कहा जाता है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हमारा राज्य का विधानमंडल संसद के समान है ना। अब बात करते हैं राज्य के विधानमंडल में आगे कि अतः किसी राज्य में कानून बनाने वाली संस्था, केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था व्यवस्थापिका, अतः और इसी प्रकार किसी राज्य में कानून बनाने वाली संस्था क्या कहलाएगी, उस राज्य का विधानमंडल कहलाता है। क्लियर बात। अब देखें आगे कि संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। जिस प्रकार हमने देखा कि केंद्र में देखा हमने व्यवस्थापिका देखी, संसद देखी, और हमने पढ़ा कि संसद के 2 सदन थे, एक तो था व्यवस्थापिका और एक थी कौन सी, संसद के जो व्यवस्थापिका जो थी, संसद था, व्यवस्थापिका को संसद कह रहे थे, और संसद के हमने 2 सदन देखे, एक तो था लोकसभा और एक थी राज्यसभा। ठीक, और एक उसका अंग होता है, उसी का पार्ट होता है। 2 तो सदन होते हैं और एक क्या होता है, उसका अंग होता है ना। उसका अंग कौन था, राष्ट्रपति। जिस प्रकार व्यवस्थापिका थी उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। तो विधानमंडल में भी क्या होंगे, प्रत्येक राज्य में 2 सदन। देखो, प्रत्येक राज्य में 2 हो या नहीं हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर बेसिक बात की जाए तो विधानमंडल के तो 2 तो सदन होते हैं और एक क्या होता है, एक राज्यपाल होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल होता है। अब देखो, विधानमंडल के हमने कहा कि 2 सदन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में 2 सदन हो। कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं और कुछ राज्यों में केवल 1 सदन ही होता है। जिस प्रकार संसद के 2 सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के भी 2 सदन हो सकते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। अभी आगे देखेंगे हम उसको, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं। हमने देखा राज्य विधानमंडल के बारे में, तो हमने बांटा कि राज्य विधानमंडल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। राज्य विधानमंडल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 2 तो इसके सदन होंगे, एक सदन तो कहलाता है विधानसभा, पहला सदन क्या कहलाता है, विधानसभा, और दूसरा सदन कहलाता है विधान परिषद। जिस प्रकार संसद के 2 सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य की जो विधानमंडल होता है उसके भी 2 सदन होते हैं, पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। और हमने पढ़ा संसद का एक अंग होता है जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य की विधानमंडल का एक अंग होता है, उसे क्या कहा जाएगा, राज्यपाल का। तो अब अगर देखें तो राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, 3 अंगों में तो 2 तो सदन है और तीसरा अंग है। 2 सदन में एक विधान सभा है और एक विधान परिषद। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, तो राज्य विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर। और तीसरा अंग पूछा जाए तो राज्यपाल इसका अंग होता है। क्लियर है बात। आगे देखिए साहब, अब हमने देखा कि जो हमने यहाँ पढ़ा कि राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन यह सभी राज्यों में लागू नहीं होता है। भारत के कुछ राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात भारत के कुछ राज्य ही ऐसे हैं जिनमें दोनों सदन हैं। बाकी जो वो कुछ राज्य ऐसे हैं, वो सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं, भारत के केवल 5 राज्य। कितने राज्य भारत के? केवल 5 राज्य। यहाँ पर आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको आगे कि देखिए भारत के केवल 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात इस विधानमंडल के दोनों सदन उपस्थित हैं। अर्थात भारत के केवल 5 राज्यों में ही विधानमंडल के दोनों सदन हैं, और शेष जितने भी राज्य हैं इन 5 राज्यों के अलावा, शेष जितने भी राज्य हैं इन 5 राज्यों के अलावा, वहाँ पर इस विधानमंडल का केवल एक ही सदन है और वह सदन है विधानसभा। बात समझ में आ गई होगी आपको कि मैंने कहा राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। भारत के केवल 5 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, अर्थात द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। और शेष जितने भी राज्य हैं 5 राज्यों के अतिरिक्त, उन सब 5 राज्यों में केवल विधानमंडल का एक ही सदन है और वह है विधानसभा। अब बात करते हैं ऐसे कौन से 5 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो भारत के 5 राज्यों में पहला नाम आता है कर्नाटक, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा बिहार और 5वां है तेलंगाना। देखिए ध्यान रखें नामों का, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना, ये भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना, ये भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानमंडल के दोनों सदन हैं, अर्थात यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी मौजूद है। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बनता है कि आप अगर आपकी बुक पढ़ोगे तो आपकी बुक्स में यही दिया हुआ है कि भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है, ये लिखा हुआ होगा आपकी बुक्स में। और अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड हैं, आप जुड़े हुए हैं करंट न्यूज़ से, तो आप देखेंगे कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो राज्य है,
वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो राज्य था पहले, उसे अब राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, उसका राज्य का जो दर्जा था वह समाप्त कर दिया गया है ना। तो जम्मू कश्मीर में भी पहले क्या था कि द्विसदनात्मक विधानमंडल था। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, है ना, और उसको अलग कर दिया। एक तो जम्मू कश्मीर कर दिया और एक कर दिया लद्दाख। तो वहाँ पर द्विसदनात्मक है नहीं, वहाँ केवल एक ही सदन रहा है अब, है ना। उसको हम अलग से देखेंगे, अगर जम्मू कश्मीर का अगर कॉन्सेप्ट आएगा अब हमारे बीच में तो हम देखेंगे आगे। और उसी के साथ साथ अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना और वह है तेलंगाना। कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की जो विधानमंडल था वह तो चला गया तेलंगाना में, और तेलंगाना में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो गए, लेकिन आंध्र प्रदेश में दोनों सदन नहीं है। क्लियर? तो भारत के केवल 5 राज्य ही ऐसे हैं, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना, जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद है। आगे बात करते हैं, हम आगे देखें नेक्स्ट स्लाइड में अगर, तो हमने यहाँ पर देखा कि इससे पूर्व भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल था। इससे पहले, अभी तो 5 राज्यों में है, लेकिन इससे पहले कितने राज्यों में था? 7 राज्यों में। देखिए यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा समाप्त कर लिया गया, अर्थात जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था वह अब भारत में राज्य नहीं रहा। और 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद को समाप्त कर दिया। देखो वहाँ क्या हुआ कि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजित हुआ तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया कि एक प्रस्ताव पारित किया और संसद को भेजा, और प्रस्ताव में क्या किया, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हमारे राज्य में हमें विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले 27 जनवरी 2020 से पहले, बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि 27 जनवरी 2020 से पहले आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी था, लेकिन बाद में क्या किया कि वहाँ की विधानसभा और विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा और उस प्रस्ताव में विधानसभा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। क्लियर है? तो इस प्रकार तो 7 जो थे अब कितने रह गए, उनमें केवल 5 ही रहे। ठीक, तो इससे पूर्व जम्मू कश्मीर एवं आंध्र प्रदेश राज्य में भी विधानसभा एवं विधान परिषद 2 सदन थे, लेकिन वर्तमान में केवल भारत के 5 राज्यों में ही विधानसभा और विधान परिषद रह चुके हैं। तो इन उपरोक्त 5 राज्यों के अतिरिक्त, ये जो 5 राज्य देखे हमने भारत के, इन 5 राज्यों के अतिरिक्त जितने भी राज्य हैं भारत में, शेष सभी राज्यों में विधानमंडल में केवल एक ही सदन है, वह है विधानमंडल में केवल एक ही सदन है, वह है विधानसभा, और उसका एक अंग है, वह है राज्यपाल। अर्थात वहाँ पर एक सदनात्मक विधानमंडल है। भारत के जितने भी शेष राज्य हैं केवल एक सदनात्मक विधानमंडल है और एक सदन है विधानसभा, और उसका एक अंग होता है विधानमंडल का, वह है हमारा राज्यपाल। तो अगर बात करें इसके राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में भी इसी प्रकार केवल एक सदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात राजस्थान में केवल विधानसभा ही है। अर्थात विधानमंडल के जो 2 सदन होते हैं, उन 2 सदनों में से राजस्थान में केवल एक सदन ही मौजूद है, और वह है हमारा विधानसभा। क्लियर है बात? तो हमने यहाँ पर देखा राजस्थान के विधानमंडल के बारे में। बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 169 के बारे में, 169, अनुच्छेद 169, और इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार संसद के पास होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं वह एक सदनात्मक है तो कहीं द्विसदनात्मक, है ना। तो जिन राज्यों में एक सदनात्मक है, केवल एक सदन ही है राज्य का, विधानमंडल का केवल एक सदन है। जैसे हम बात करें राजस्थान की, है ना, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में केवल विधानसभा ही है विधानमंडल में, यानी हमारे जो विधानमंडल है राजस्थान का, उसमें केवल एक सदन ही है विधानसभा। और अगर राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना करनी होगी तो वह स्थापना करने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। और सुने बात कि जिस प्रकार हमने देखा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 27 जनवरी 2020 से पहले, बात को ध्यान से सुने, आंध्र प्रदेश में 27 जनवरी 2020 से पहले विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ की विधानमंडल ने एक प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद को क्या कर दिया? समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा। किसको भेजा? संसद को। अब देखो, हमने देखा कि भाई किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने और समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अगर राजस्थान में विधान परिषद स्थापित करनी है तो कौन करेगी? संसद करेगी। संसद चाहे तो विधान परिषद स्थापित करे और नहीं चाहे तो ना करे, वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन
देखो, विधान परिषद स्थापित करने के लिए किसी राज्य में नवीन विधान परिषद स्थापित करने के लिए संसद बाध्य नहीं होती है। संसद बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान में विधान परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव पारित करके संसद में भेज दो और संसद बाध्य नहीं है इसके लिए कि संसद उस प्रस्ताव को माने अथवा नहीं माने, इस बात के लिए संसद बाध्य नहीं होती है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी राज्य में विधान परिषद को अगर समाप्त करना है, और जिस प्रकार मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी और आंध्र प्रदेश की सरकार ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद के पास भेजा, तो संसद के पास जो प्रस्ताव जाता है समाप्ति का, उस समाप्ति के प्रस्ताव के लिए संसद बाध्य होती है। अर्थात संसद बंदी हुई है कि उसको अगर किसी राज्य की विधानसभा ने कह दिया कि हमारे यहाँ विधान परिषद खत्म करनी है, राज्य के विधानमंडल ने कह दिया, प्रस्ताव भेज दिया संसद में कि हमारे राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, हम विधान परिषद को खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में संसद क्या होती है, उस विधान परिषद को खत्म करने के लिए बाध्य होती है। तो सीधी बात है कि विधान परिषद की सृजन के लिए अर्थात विधान परिषद की स्थापना करने के लिए संसद बाध्य नहीं है, लेकिन विधान परिषद को समाप्त करने के लिए संसद बाध्य होती है। और विधान परिषद स्थापित करने और समाप्त करने की जो प्रस्ताव है वह संसद के समक्ष संबंधित राज्य रखता है। क्लियर। स्थापित करे या नहीं करे वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन समाप्त करने के लिए संसद बाध्य है। संसद को अगर संसद के पास प्रस्ताव चला गया कि हमारे राज्य में विधान परिषद को खत्म करना है, तो संसद उसके लिए बाध्य होगी। देखें आगे लिखा हुआ है कि विधानसभा स्थापित करने हेतु संबंधित राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजता है। जैसे कि हमारे राजस्थान का ही हम सीधा उदाहरण ले रहे हैं कि हमारे राजस्थान में केवल एक सदन ही है विधानसभा, और अगर हम चाहे कि विधान परिषद स्थापित करना है तो हम क्या करेंगे, एक प्रस्ताव पारित करके किसके पास भेजेंगे, संसद के पास। लेकिन संसद चाहे तो उस प्रस्ताव पर विचार करे अथवा नहीं। संसद उस प्रस्ताव पर विचार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अर्थात संसद किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने हेतु बाध्य नहीं होती है। अर्थात सीधी बात है कि किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करना है और आपने प्रस्ताव पारित करके संबंधित राज्य से संसद में भेज दिया, तो संसद उसके लिए बाध्य नहीं है। संसद बंधी हुई नहीं है कि भाई उसमें संसद को विधान परिषद स्थापित करना ही पड़ेगा, इसके लिए संसद को स्वतंत्रता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि विधान परिषद को अगर समाप्त करना है तो समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु संसद क्या होती है, बाध्य होती है। जैसा कि मैंने आंध्र प्रदेश में आपको बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने विधानमंडल में से विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद के पास भेजा और संसद को उस प्रस्ताव को मानना ही पड़ेगा। अर्थात संसद को वहाँ विधान परिषद को समाप्त करना पड़ेगा। तो संसद जो है विधान परिषद की स्थापना करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन विधान परिषद को समाप्त करने के लिए क्या है, बाध्य। अब बात करते हैं हम विधानसभा की। सबसे पहले बात करें विधानसभा की तो इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 170 में किया। विधानसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। और बात करेंगे हम सबसे पहले इसके उपनामों की, कैसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो जिस प्रकार हमने व्यवस्थापिका पढ़ी थी और हमने देखा कि संसद के अथवा व्यवस्थापिका के दो अंग है ना, दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और हमने लोकसभा के कुछ उपनाम पढ़े थे। हमने देखा लोकसभा एक निम्न सदन था, तो उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा भी कैसा सदन है, निम्न सदन होता है। इस विधानसभा के उपनामों में देखा जाए तो इसको जनता का सदन कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं हम, जनता का सदन। क्लियर। अब इसको जनता का सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि विधानसभा जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है, उनका चुनाव किसके द्वारा होता है, जनता द्वारा। अर्थात विधानसभा के जो सदस्य होंगे, हमारे जो विधायक हैं, उनका चुनाव कौन करती है, राज्य की जनता करती है। देखिए एक बात ध्यान रखें कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनको तो सांसद कहा जाता है, संसद के जो सदस्य होते हैं उनको तो सांसद कहा जाता है, लेकिन विधानसभा अथवा विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विधायक। यही बड़ा अंतर है विधायक और संसद में, विधायक और सांसद में। अब हमने कहा यहाँ उपनाम देखे, हमने पहला उपनाम पढ़ा जनता का सदन। हमने पहला उपनाम क्या पढ़ा, जनता का सदन। अर्थात इसमें जो व्यक्ति निर्वाचित होकर जाते हैं, अर्थात जो व्यक्ति विधानसभा सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन अथवा उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कौन करती है, जनता करती है। और वह व्यक्ति वहां जाकर क्या करेंगे, जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे जनता का सदन कहा जाता है। आगे देखें इसका दूसरा उपनाम निर्वाचित सदन।
जिस प्रकार मैंने कहा कि इसके सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा, इसलिए इस सदन को निर्वाचित सदन भी कहा जाता है। इसके सदन जो है निर्वाचित होकर जाते हैं, एक चुनाव की प्रक्रिया द्वारा जीतकर वहां जाते हैं, इसलिए इसे निर्वाचित सदन भी कहते हैं। अगला सदन लोकप्रिय सदन। देखो लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें आपको जब संसद में लोकसभा पढ़ाई तब आपको समझाया था। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जनता में लोकप्रिय होगा, जो जनता को पसंद होगा, वही व्यक्ति विधानसभा सदस्य बन पाता है। अर्थात वही व्यक्ति चुना जाएगा, वही व्यक्ति जीतेगा और वही व्यक्ति जीतकर क्या बनेगा, विधानसभा सदस्य अर्थात विधायक बनेगा। इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यपाल अगर देखे, राज्यपाल को ऐसा लगे कि विधानसभा संविधान का उल्लंघन कर रही है, संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल उस विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। इसलिए विधानसभा संविधान का, विधानमंडल का एक अस्थायी सदन है। बात करते हैं इसको प्रथम सदन कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा जो है उसको विधानमंडल का प्रथम सदन भी कहा जाता है और इसको निम्न सदन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है विधानसभा, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा जो है निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर विधानसभा के उच्च जो उपनाम है उनको देखा। बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में कि विधानसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो सदस्यों की संख्या में अगर बात की जाए तो अधिकतम एक राज्य में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं विधानसभा में, एक राज्य से अधिकतम 500 सदस्य विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम आगे न्यूनतम सदस्यों के बारे में। हमने अधिकतम सदस्य देखे कि हमारे जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान से अगर अधिकतम सदस्य चाहे तो राजस्थान में कुल अधिकतम 500 व्यक्ति विधायक बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 500। लेकिन हर राज्य की सीटें फिक्स होती है, हर राज्य की सीटें फिक्स होती है, प्रत्येक राज्य में सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। तो बात करें अधिकतम तो हमने बताया 500, और बात करें अगर आगे न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, तो न्यूनतम कम से कम 60 सदस्य होना आवश्यक होता है। यह देखिए हमने विधानसभा के उपनाम और विधानसभा के सदस्यों की संख्या, अर्थात एक विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो विधानसभा में हमने देखा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम हमने देखा 60 सदस्य। लेकिन इन सदस्यों में कुछ अपवाद भी है इसके, और अपवाद की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम गोवा राज्य की। किसकी, गोवा राज्य की। गोवा राज्यों में, गोवा जो राज्य है वहाँ पर केवल 40 सदस्य ही। कितने सदस्य हैं, 40। अर्थात गोवा में केवल 40 व्यक्ति ही विधायक हैं, जबकि होने कितने चाहिए, कम से कम 60 होना आवश्यक होता है। तो ये इसके अपवाद है, गोवा है। इसी तरह मिजोरम है, मिजोरम में भी 40 व्यक्ति ही है, 40 सांसद ही है, अर्थात इसके सदस्य 40 विधायक ही हैं। अगर बात करें मिजोरम राज्य की, गोवा राज्य की, तो गोवा में भी 40 सदस्य हैं और मिजोरम में भी 40 सदस्य हैं। न्यूनतम 60 होना चाहिए, लेकिन ये इसके अपवाद हैं क्योंकि वहाँ की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। बात करेंगे इसी तरह सिक्किम की, तो सिक्किम में भी केवल 32 सदस्य हैं। और इसी के साथ साथ बात करेंगे हम पुदुचेरी की, अथवा जिसे पांडिचेरी कहा जाता था पहले, तो उसमें भी 30 सदस्य हैं। यह 4 राज्य इसके अपवाद हैं विधानसभा के। हमने विधानसभा के उपनाम देखे, हमने विधानसभा के सदस्यों की संख्या देखी, और उसके साथ साथ हमने सदस्यों की संख्या में हमने कुछ अपवाद भी देखे कि कुछ राज्य ऐसे हैं उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। अपेक्षाकृत कैसी है, कम है, इसलिए वहाँ पर विधानसभा सदस्य अर्थात विधायकों की संख्या भी क्या है, उस राज्य की तुलना में कम होती है। और ये 4 राज्य हैं, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी। गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32 और पुदुचेरी 30 सीटें इन राज्यों की विधानसभा में है। क्लियर। तो हमने यहाँ पर विधानसभा की सीटें देखी, अपवाद देखा। अब बात करते हैं ऐसे राज्य जहाँ पर सर्वाधिक विधानसभा सीटें, यानी मैक्सिमम तो कितनी हो सकती है, 500 है ना, और हर राज्य में फिक्स की हुई है कि कुछ राज्य में इतनी है, हर राज्य के अलग अलग है। हम बात राजस्थान के संदर्भ में कर रहे हैं, राजस्थान को आगे देखेंगे। बात करें अगर सर्वाधिक विधानसभा सीटें किसी राज्य की हैं तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य की। कौन से राज्य की, उत्तर प्रदेश की। और कितनी सीटें हैं, 403 सीटें। अर्थात उत्तर प्रदेश में ही कुल 403 विधायक हैं। कितने, 403 विधायक कहाँ के, विधानसभा के। अब हम बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में क्वेश्चन आता है हमारा, कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो राजस्थान की विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। कुल कितनी, 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में, 200 विधानसभा सीटें हैं। अर्थात हमारे जो विधायक चुने जाते हैं, आपके हर क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं, हर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं। तो राजस्थान में कुल कितने विधायक हैं, तो राजस्थान में कुल 200 विधायक चुने जाते हैं। कितने विधायक चुने जाते हैं, 200 विधायक चुने जाते हैं। ये 200 सदस्य हैं विधानसभा के राजस्थान से।
अब बात करेंगे हम सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, कि जो व्यक्ति विधानसभा सदस्य होते हैं उनका चयन किस प्रकार किया जाता है, वो कैसे निर्वाचित होते हैं, कैसे वो उनका इलेक्शन होता है, उनके प्रोसेस के बारे में। तो सदस्यों का निर्वाचन, सबसे पहली बात कि आप अगर विधायक की बात करूं, है ना, आपके क्षेत्र के विधायक की बात करें, तो क्या आपने आपके क्षेत्र को जो विधायक थे उनको वोट दिया या नहीं दिया ना। तो आप विधायक जो होता है अर्थात विधानसभा सदस्य जो होता है उसको ही विधायक कहा जाता है। और विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा। हम लोग क्या है आपस में, जनता है। तो जनता द्वारा किया जाता है, किस प्रकार से, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सॉरी, ये यहाँ पर अप्रत्यक्ष लिखा हुआ है, इसको प्रत्यक्ष कर देवे। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अर्थात बात को समझे कि सबसे पहले निर्वाचन कौन करेगी, जनता करेगी। डायरेक्ट करती सीधी जनता ही वोट देती है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। फिर हमने लिखा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात वह सभी व्यक्ति जो वोट देने के योग्य है उनके द्वारा विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और वोट देने योग्य जो आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष। अर्थात वह सभी व्यक्ति जो राजस्थान के, वह सभी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है उनके द्वारा, यानी उस जनता द्वारा विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बात करेंगे आगे, इनकी जो मतदान प्रणाली होती है वह साधारण बहुमत प्रणाली के द्वारा होता है, यानी नॉर्मल वोटिंग होती है ना। और साधारण बहुमत कैसे, कि जिसके पास, जैसे माना कि 4 उम्मीदवार खड़े हुए, जैसे आपके क्षेत्र में विधायक के चुनाव है और 4 व्यक्ति खड़े हुए या 10 खड़े हुए, और उन 4 में से या 10 में से जिसके पास सबसे ज़्यादा बहुमत होगा, अर्थात जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे, वह व्यक्ति क्या होगा, विजयी होगा। तो उस प्रणाली को कहा जाता है साधारण बहुमत प्रणाली। और यह बहुमत प्रणाली हमेशा कैसी रखी जाती है, गुप्त मतदान होता है, अर्थात हम अपना मत किसी को बता नहीं सकते। तो विधायकों का जो निर्वाचन होता है गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। और इस हेतु एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। अब एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, कि अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक सदस्य ही निर्वाचित हो सकता है ना। तो एक क्षेत्र से एक विधायक ही हो सकता है। यह व्यवस्था कहलाती है एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली कहलाती है। आगे बात करते हैं मनोनयन। देखो मनोनयन क्या होता है, तो मनोनयन के संदर्भ में अगर देखें, अर्थात किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से विधानसभा का सदस्य बना देना, है ना। तो अनुच्छेद 333 के तहत, इस प्रकार हमने लोकसभा पढ़ी और लोकसभा में हमने देखा कि लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत, लोकसभा में 331 के तहत राष्ट्रपति क्या करता था, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन कहाँ करता था, लोकसभा में कर सकता था। उसी प्रकार राज्य की बात करें तो राज्य में अगर राज्यपाल को लगे कि इस आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्ति है उनको पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है ना, अगर राज्यपाल को ऐसा महसूस होवे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में वह राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय से एक व्यक्ति का, इसमें राज्य के विधानमंडल अर्थात विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से एक व्यक्ति का विधानसभा में मनोनयन कर सकता है। अर्थात वह राज्यपाल अगर चाहे तो अनुच्छेद 333 का उपयोग करते हुए उस आंग्ल भारतीय समुदाय से एक व्यक्ति को विधानसभा सदस्य बना सकता है, मनोनीत कर सकता है, अर्थात अपनी इच्छा से विधानसभा सदस्य बना सकता है। अब बात करेंगे हम आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में कि आंग्ल भारतीय समुदाय होता क्या है। तो देखें कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के 2 समय कुछ अंग्रेज भारत में ही बस गए और उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय स्त्रियों से विवाह कर दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी आगे चली आ रही है और इस प्रकार एक पूरा समुदाय विशेष भारत में विकसित हो गया। तो उस समुदाय को हमारे लोकतंत्र में बहुमत देने हेतु, उस समुदाय को लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व देने हेतु उस समुदाय को आंग्ल भारतीय समुदाय कहा गया। और जब राज्यपाल को लगता है कि उस समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल अनुच्छेद 333 का प्रयोग करते हुए उस समुदाय के किसी एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, अर्थात बिना इलेक्शन लड़े ही उसको विधानसभा सदस्य बना सकता है। क्लियर। तो ये अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास। राज्यों में तो किसके पास, राज्यपाल के पास, और केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है।
लेकिन वर्तमान में एक संविधान संशोधन किया गया है और संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन। और उस 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्यों का मनोनयन होता है उस मनोनयन को क्या कर दिया गया, वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है और इसी के साथ साथ हमने देखा विधानसभा सदस्यों का मनोनयन किस प्रकार किया जाता है। अब बात करते हैं विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्थात एक विधायक बनने के लिए आप में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो योग्यता की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे हम आयु की। देखिए, जिस प्रकार हमने देखा कि लोकसभा एक निम्न सदन था, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा एक निम्न सदन होता है। लोकसभा में हमने न्यूनतम आयु 25 वर्ष पढ़ी थी, उसी प्रकार विधानसभा में भी एक व्यक्ति अगर किसी को विधायक बनना है तो विधायक बनने हेतु उसकी सबसे पहली आवश्यकता है कि उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। क्लियर। दूसरी बात, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। यह देखिए हमने विधानसभा सदस्य की योग्यता कि क्या क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए। क्लियर। आगे बात करेंगे इनके कार्यकाल की कि कितने समय के लिए सदस्य बने रह सकते हैं, कितने समय के लिए इनका कार्यकाल होता है। तो सबसे पहले सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है और यह एक अस्थायी सदन है। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी देखा था कि विधानसभा एक अस्थायी सदन है। हमने देखा विधानसभा एक अस्थायी सदन है ना। अर्थात जब राज्यपाल को लगे कि विधानसभा सदस्य अथवा विधानसभा संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तब राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है, समय पूर्व भंग कर सकता है। तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष से भी कम हो सकता है। उसी कंडीशन में जब विधानसभा भंग कर देगा तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम हो सकता है। लेकिन सामान्यतः इनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। अर्थात इनका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आगे बात करेंगे, इसे आपातकाल के दौरान बढ़ाया भी जा सकता है। जब हमने राष्ट्रीय आपातकाल देखे थे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी, तब मैंने आपको आपातकाल समझाया था और उसमें बताया और मैंने आपको कहा कि राष्ट्रपति अगर चाहे देश में आपातकाल की कंडीशन हो जाए, इसमें क्या हो जाए, आपातकाल की कंडीशन हो जाए, और उस कंडीशन में आपातकाल क्या होता है मैंने आपको पहले बता रखा है कि माना किसी देश से आक्रमण हो जाए, किसी अन्य देश से आक्रमण हो जाए, अथवा हमारे देश की सेना विद्रोह कर दे, है ना। ऐसी कंडीशन में अगर हमारे लिए ऐसी कंडीशन में नए चुनाव कराना संभव नहीं होता, क्योंकि जो विधानसभा होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है। अर्थात कोई व्यक्ति विधायक चुना जाता है वह केवल 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा और उस 5 वर्ष के पश्चात वापस नए इलेक्शन होते हैं और नए इलेक्शन होके नए सदस्य विधानसभा सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसी आपातकाल की कंडीशन आ जाए कि इमरजेंसी की कंडीशन आ जाए और उस स्थिति में वापस नए चुनाव कराना संभव नहीं होता, तो उस दौरान इस विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष निर्धारित है, उस कार्यकाल को और बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है बात। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कार्यकाल देखा। अब बात करते हैं विधानसभा के अधिवेशन अथवा सत्र की। बात करेंगे अधिवेशन अथवा सत्र की, तो अधिवेशन और सत्र किसको कहा जाता है? तो जिस प्रकार हमने ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब इंडियन पॉलिटी पढ़ाई, लोकसभा पढ़ाई, राज्यसभा पढ़ाई, उसमें बिल्कुल बारीकी से आपको हर एक चीज़ को मैंने समझा रखा है। बात करेंगे अधिवेशन की। अधिवेशन या सत्र किसको कहा जाता है? तो ये जो विधानसभा की जो बैठकें होती हैं, जो बैठक होती है, उस बैठक को ही अधिवेशन कहा जाता है। अधिवेशन से तात्पर्य बैठक से है। विधानसभा की अब कितनी बैठक होना आवश्यक है? तो विधानसभा की 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बैठक अर्थात 2 अधिवेशन होना आवश्यक होता है। अर्थात 1 साल में 2 बैठक तो होनी चाहिए कैसी भी कंडीशन में। और इसमें एक शर्त यह है कि दोनों बैठकों के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा की देखो मैंने कहा कि आपको जो 2 अधिवेशन होना आवश्यक है और दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने विधानसभा का कार्यकाल, उसके अधिवेशन और यहाँ पर देखिए। अब बात करेंगे गणपूर्ति अथवा कोरम की, कि गणपूर्ति क्या होती है, कोरम किसको कहा जाता है। कि देखो जब हम विधानसभा की बैठक कर रहे हैं तो बैठक में कुछ ना कुछ सदस्य भाग लेंगे, तो कितने सदस्य न्यूनतम उस बैठक में होना आवश्यक है, अर्थात मिनिमम कितने मेंबर्स विधानसभा सदस्य उस बैठक में होना आवश्यक है, वह न्यूनतम सदस्य संख्या गणपूर्ति अथवा कोरम कहलाती है। देखिए आप कि किसी बैठक या अधिवेशन के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति या कोरम कहलाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी। और विधानसभा है तो न्यूनतम गणपूर्ति अर्थात कितने सदस्य विधानसभा में कम से कम एक विधानसभा की मीटिंग में होना आवश्यक है, तो वह है कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। कितने? कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य। अब बात करें हम राजस्थान की,
कि अगर राजस्थान की विधानसभा की मीटिंग हो रही है, अधिवेशन चल रहा है, तो उस अधिवेशन में कितने व्यक्ति होना आवश्यक है? तो कुल सदस्यों का 1/10। तो राजस्थान में कुल सदस्य कितने हैं? तो राजस्थान की अगर हमने देखी अभी 2 मिनट पहले ही कि राजस्थान के कुल सदस्य, विधानसभा सदस्य हमने देखे 200 है। कितने हैं? 200। तो 200 का 1/10 करोगे आप तो आंसर आएंगे 20, अर्थात कम से कम 20 व्यक्तियों का उस अधिवेशन में होना आवश्यक होगा। क्लियर है बात? 200 का 1/10 कर दे आप, 200 × 1/10 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20, अर्थात एक अधिवेशन के लिए, अर्थात एक बैठक के लिए, विधानसभा की एक बैठक के लिए राजस्थान में 20 व्यक्तियों का होना आवश्यक होगा। कुल सदस्यों का 1/10 होना आवश्यक होता है। और जिन राज्यों में, लेकिन हमने देखा कि कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां विधानसभा की सीटें 60 से कम थी, है ना। हमने देखे थे, अपवाद देखे, सिक्किम देखा, मिजोरम देखा, गोवा देखा, है ना। तो जिन राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम हो, जिन राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम हो, उन राज्यों के लिए गणपूर्ति न्यूनतम कितनी होना आवश्यक है? 10 सदस्य होना आवश्यक है। अर्थात जिन राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है, उन राज्यों में एक बैठक में, अर्थात विधानसभा की जो बैठक होगी उस बैठक में कम से कम 10 सदस्य होने आवश्यक होते हैं। आगे बात करते हैं विधानसभा के पदाधिकारियों के बारे में। हम विधानसभा देख रहे हैं तो विधानसभा के पदाधिकारियों के बारे में। तो पदाधिकारियों में सामान्यतः विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। अब अध्यक्ष कौन बनेगा? तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष एवं किसी एक को, सदस्यों में से ही एक को तो अध्यक्ष और एक को क्या बनाया जा सकता है? उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। आगे बात करेंगे, यह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदाधिकारी के रूप में शपथ ना लेकर, अर्थात ये जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, ये किसके रूप में शपथ लेते हैं? विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। बात करेंगे अध्यक्ष के अधिकार और कार्य की, कि जो व्यक्ति अध्यक्ष बनाए जाते हैं या उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं। तो पहला कार्य इनका देखा जाए तो यह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सबसे पहला कार्य अध्यक्ष का जो पहला कार्यवाही यही है कि वह विधानसभा की बैठकों की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अर्थात जो कार्यवाही चलती है, जो बैठक चलती है, उसका संचालन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखें, विधानसभा सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति देना। देखो, विधानसभा की जब कार्यवाही चलती है तो बहुत सारे व्यक्ति अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उन सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, और अनुमति देने का कार्य कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में यह, यदि सदन पर किसी विषय पर मतदान में, हाँ देखें कि देखो क्या होता है कि कोई विधानसभा में किसी विषय पर, जैसे कोई विषय है, कोई बात चल रही है, किसी तथ्य को, किसी प्रस्ताव को पारित करना है, विधानसभा में किसी विषय को अथवा किसी प्रस्ताव को पारित करना है, तो क्या होता है? वहाँ पर मतदान होता है। क्या होता है? मतदान। देखिए कि माना किसी विषय पर वहाँ वोटिंग चल रही है, ठीक, अब उस विषय को पास करना है अथवा उस प्रस्ताव को पास करना है अथवा नहीं, उसके पक्ष और विपक्ष में क्या होंगे? मतदान होंगे। क्लियर? अब माना उस विषय पर माना कि 55% व्यक्ति जो वोट दिए, 55% व्यक्ति ने, आधे से अधिक व्यक्तियों ने वोट उसके पक्ष में दे दिए कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए, तो वो प्रस्ताव पारित समझा जाएगा, क्योंकि जिसका बहुमत ज़्यादा होता है उसे पारित समझा जाता है अपने, है ना। लेकिन कभी कंडीशन ऐसी आ जाए कि जब इस विषय पर मतदान हो और मतदान दोनों में बराबर हो जाए, किसी विषय को पारित करने के लिए, किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए मतदान दोनों पक्ष और विपक्ष में समान हो जाए, अर्थात 50-50 हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में उस प्रस्ताव को पारित करें अथवा नहीं। तो उस स्थिति में विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वह एक निर्णायक मत दे सकता है। क्या दे सकता है? निर्णायक मत, अर्थात वह चाहे तो उसके पक्ष में भी वोट दे सकता है और वह चाहे तो उसके विपक्ष में भी वोट दे सकता है। लेकिन ध्यान रखें एक बात का कि सामान्य परिस्थिति में वह वोट नहीं दे सकता है। कब नहीं दे सकता है? सामान्य परिस्थिति में, यानी नॉर्मल रूप से वह वोट नहीं दे सकता है। विधानसभा अध्यक्ष वोट कब देगा उस विषय पर? जब पक्ष और विपक्ष के मत जो है, पक्ष और विपक्ष के वोट समान हो जाए, इक्वल हो जाए, ऐसी कंडीशन में निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? विधानसभा अध्यक्ष को होता है। बात करेंगे इन पदाधिकारियों को पद से किस प्रकार हटाया जाता है, किस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष को अथवा उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है। देखो, विधानसभा अध्यक्ष को अथवा विधानसभा उपाध्यक्ष को अगर हटाना है तो इसका एक प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? एक प्रस्ताव, अर्थात एक बिल लाया जाता है, और वह कहाँ लाया जाएगा? उस संबंधित सदन में। तो सदन कौन सा है उनका? विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो विधानसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा।
आगे देखें, इस हेतु संबंधित पदाधिकारी को, अर्थात जिसके विरुद्ध प्रस्ताव ला रहे हैं आप, अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहे हैं अथवा उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहे हैं, अध्यक्ष को हटाने की बात चल रही है अथवा उपाध्यक्ष को, जिसके विरुद्ध भी प्रस्ताव लाना है उसको 14 दिन पूर्व क्या देनी पड़ेगी, आपको सूचना देना आवश्यक होता है। देखो, पदाधिकारी को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है और पद से हटाने से पूर्व 14 दिन पूर्व उन्हें लिखित में क्या देनी पड़ती है, सूचना देना आवश्यक है। अब लिखित में सूचना दे दी, आपने किसी प्रकार के उनको सूचित कर दिया, तो इन पदाधिकारियों को विधानसभा सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि इनको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। प्रस्ताव कहाँ लाएंगे, विधानसभा में। लेकिन प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व उनको क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इसके बारे में। और सूचना देने के बाद उस प्रस्ताव को क्या कर रखा जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा। और विधानसभा में यदि बहुमत द्वारा, अर्थात उस बहुमत द्वारा वह प्रस्ताव पारित हो जाए, बहुमत द्वारा क्या हो जाए, प्रस्ताव पारित हो जाए, अर्थात उसके पक्ष में या उसको, उस व्यक्ति को हटाने के पक्ष में अगर ज़्यादा वोट पड़ जाए तब उस व्यक्ति को क्या करा जाएगा, हटाया जा सकता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर पदाधिकारियों के कार्य देखे, पदाधिकारियों को पद से हटाने की प्रक्रिया देखी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 181 के बारे में। अनुच्छेद 181 कि जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, अर्थात ऐसा जो प्रस्ताव चल रहा हो, प्रस्ताव की प्रक्रिया चल रही हो, तब वह व्यक्ति पीठासीन की भूमिका में नहीं रहेंगे। अर्थात अगर अध्यक्ष के खिलाफ चल रहा है तो वह व्यक्ति अध्यक्षता नहीं करेगा। क्लियर। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 181 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का अगर कोई प्रस्ताव है ना, उनको हटाने की कोई प्रक्रिया चल रही है, तो उस दौरान वह व्यक्ति उस सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। आगे बात करते हैं त्याग पत्र की, कि ये व्यक्ति अपना त्याग पत्र कैसे दे सकते हैं, अर्थात वह कार्य करने में अक्षम कार्य करने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता हो, या वह अपने किसी अन्य कारण से अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता हो, तो वह व्यक्ति त्याग पत्र किसको देगा, तो विधानसभा के जो सदस्य हैं, अर्थात जो विधायक हैं, वह अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह तो त्याग पत्र किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे, अध्यक्ष को। और अगर अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहता है या उपाध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहता है तो वो क्या देंगे, एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। अर्थात विधानसभा अध्यक्ष पद से हटना चाहता है तो वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, और अगर उपाध्यक्ष पद से हटना चाहता है तो वह विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप देता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने विधानसभा के सदस्यों के बारे में देखा, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में देखा, विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में देखा। इस क्लास में हमने सबसे पहले जो बात की वह राजस्थान सरकार के बारे में बात की, राज्य की सरकार के बारे में बात की, और हमने देखा राज्य की सरकार को हमने 3 भागों में बांटा, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और हमने आज की क्लास में सबसे पहले सरकार का जो पहला अंग है विधानमंडल के बारे में देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।